प्यारे बच्चों, आज हम इनकम मेथड के थ्रू राष्ट्रीय आय के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय के सवालों को हल करते समय जो हमें सबसे बड़ी समस्या आती है वो यह है कि उस सवाल में बहुत अधिक कंपोनेंट दिए होते हैं और हमें किस किस कंपोनेंट का उपयोग करना है और किन को छोड़ना है, यह समझने में दिक्कत आती है। आज जिस फॉर्मूले के माध्यम से हम यह सवाल हल करने का प्रयास करेंगे उसमें हम इन सभी समस्याओं का हल बहुत आसानी से पा लेंगे। तो नेशनल इनकम को हल करते समय इनकम मेथड के लिए जो फॉर्मूला हम लेकर के आए हैं उसका नाम है बेटा प्राइम। हमें केवल एक शब्द याद रखना है इनकम मेथड से हल करते समय, उसका नाम है प्राइम। यहाँ पे हमारे P का मतलब है प्रॉफिट, R का मतलब है रेंट एंड रॉयल्टी, I का मतलब है इंटरेस्ट, M का मतलब है मिक्स्ड इनकम और E का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। हमें पेपर में प्रॉफिट जो है ये सीधा सीधा भी दिया हुआ मिल सकता है। अगर ये सीधा सीधा नहीं मिलता है तो प्रॉफिट के 3 भाग होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। पहला होता है डिविडेंड, दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और तीसरा होता है कॉरपोरेट टैक्स। अगर हमें प्रॉफिट सीधा दिया हुआ मिला है पेपर में तो हम प्रॉफिट को जो इसकी वैल्यू दी होगी उसको सीधा सीधा जोड़ लेंगे। अगर ये वैल्यू सीधी नहीं दी गई है तो हमें तीनों भाग देखने हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स। अगर ये तीनों भाग दिए गए हैं तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। अगर इन तीनों में से जो भी भाग दिए गए हैं उनको जोड़ के हम प्रॉफिट की वैल्यू लिख लेंगे। दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, ये हमें सीधा पेपर में दिखाई देगा। तीसरा होता है इंटरेस्ट ब्याज के रूप में हमें सीधा सीधा मिलेगा। मिक्स्ड इनकम हमें सीधी सीधी मिलेगी। चौथा हमारा पांचवा जो अंतिम भाग है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये इसके 3 भाग हो सकते हैं। अगर ये सीधा सीधा मिल गया है तो ठीक है बेटा, अगर नहीं तो हमें इसके तीनों भागों की ओर ध्यान देना होगा। जो पहला है सैलरी एंड वेजेज इन कैश, वेतन और मजदूरी जो नगद रूप में मिलती है। दूसरा है वेजेज इन काइंड, जो हमें मजदूरी जो है किस्म के रूप में मिलती है। और तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़, नियोक्ता या मालिकों द्वारा जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान दिया जाता है उसको हम ऐड करेंगे। अगर सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिला हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसके तीनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे। इन पांचों वैल्यूज़ को जब हम जोड़ लेते हैं, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो हम बेटा जिस टर्म पे, जिस एग्रीगेट पे पहुंचते हैं वो है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी यानी एक टर्म पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट करके किसी भी दूसरे एग्रीगेट पर पहुंच सकते हैं। वो हमें बहुत अच्छे से पहले से पता है कि एनडीपी एट एफसी से अगर हमें जीडीपी एट एमपी पे जाना है या एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो किस प्रकार से जाते हैं, हम वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो हमने और ध्यान देनी है वो यह है, एक टर्म पेपर में हमें देखने को मिलती है ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष। वो क्या होता है बेटा? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ लिया जाता है। किन तीनों को बेटा? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। इन तीनों को जोड़ करके हमारा बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे हम कहते हैं प्रचालन अधिशेष। अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा दिया हुआ मिला है तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं? एनडीपी एट एफसी के ऊपर आ जाएंगे। इसी फॉर्मूले को अब हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्राइम में P स्टैंड करता है प्रॉफिट यानी लाभ के लिए, R रेंट और रॉयल्टी यानी किराए और लगान के लिए, I ब्याज यानी इंटरेस्ट के लिए, M मिक्स्ड इनकम यानी मिश्रित आय के लिए, E यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। लाभ के 3 भाग हो सकते हैं, लाभांश, अवितरित लाभ और निगम कर के रूप में, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड कॉरपोरेट टैक्स। इसी प्रकार कर्मचारियों का पारिश्रमिक अगर सीधा नहीं मिलता है तो इसके 3 भाग हो सकते हैं, नगद मजदूरी एवं वेतन, किस्म के रूप में भुगतान और सामाजिक सुरक्षा अंशदान में नियोक्ता का जो अंशदान होता है। इन पांचों टर्म्स को जब हम जोड़ लेते हैं तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तब हम पहुँच जाएंगे एनडीपी एट एफसी पे, और इसके बाद हम किसी भी टर्म पर बहुत आसानी से किसी भी दूसरे एग्रीगेट पर पहुंच सकते हैं। अब हम कुछ सवालों के द्वारा इस फॉर्मूले से सवालों को हल करके देखेंगे। पहला जो हमारा सवाल है बेटा, इसमें निम्न आंकड़ों से जीडीपी एट एमपी तथा एनएनपी एट एफसी यानी राष्ट्रीय आय का हमने कैलकुलेशन करना है। तो जो हमें पेपर में मिला है वो है निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी जिसे हम बोलते हैं वो 38 करोड़ है। स्थायी पूंजी का उपभोग यानी कि डेप्रिसिएशन 34 करोड़ है। विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी कि एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 3 करोड़ है। लगान 10 करोड़ है। लाभ के रूप में हमें वैल्यू 25 करोड़ मिली है। ब्याज यानी इंटरेस्ट के रूप में हमें 20 करोड़ मिला है। रॉयल्टी के रूप में 5 करोड़ है। मजदूरी एवं वेतन के रूप में 170 करोड़ है और सामाजिक सुरक्षा अंशदान
30 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है NDPAT-FC, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसको पहुंच के हम NDPAT-FC पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट हम देख पा रहे हैं, प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए हमें सीधा सीधा मिला था, तो 25 प्लस हमें रेंट और रॉयल्टी में से रेंट हमें लगान 10 करोड़, इसके अलावा रॉयल्टी हमें 5 करोड़, इंटरेस्ट के रूप में हमें 20 करोड़, मिक्स्ड इनकम यहाँ पे बेटा नहीं दी गई है। अगर कोई कंपोनेंट जो हमारे फॉर्मूले में लिखा गया है वो नहीं है तो उसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेते हैं। तो जीरो है तो वो जीरो ऐड करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं जो हमने लिखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके 3 सब पार्ट्स की हमने बात की थी, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें सीधा सीधा नहीं मिला है। इसके 2 सब पार्ट्स हमें मिले हैं, मजदूरी और वेतन के रूप में 170 करोड़ रुपए प्लस सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो मालिकों द्वारा अंशदान है वो है 30 करोड़, तो ये 30 करोड़। इस प्रकार से NDPAT-FC की वैल्यू हमारी आती है 260 करोड़ रुपए। चूंकि प्रश्न में हमें पूछा गया है GDPAT-MP हमने ज्ञात करना है, तो पहली टर्म GDPAT-MP ज्ञात करेंगे। हमारे पास जो अभी वैल्यू है वो है NDPAT-FC। जब NDPAT-FC से हमें GDPAT-FC पे पहुंचना है तो हम चेक करेंगे हमें क्या क्या चाहिए। N से हमने कहाँ आना है, G, यानी कि नेट से ग्रोस पे आना है, और जब नेट से ग्रोस पे आते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे आना है, कोई चेंज नहीं है। प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं है। एक जो चेंज है वो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, और हमें पता है जब फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस के ऊपर आना होता है तो हम क्या करते हैं, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम इसमें से घटा देंगे। तो NDPAT-FC की वैल्यू 260 करोड़ रुपए। डेप्रिसिएशन हमें बेटा मिला था 34 करोड़ रुपए जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें 38 करोड़ मिला हुआ था जो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारा GDPAT-MP की वैल्यू आ जाती है 256 करोड़ रुपए। दूसरी जो हमारी टर्म है वो हमने ज्ञात करना है NNPAT-FC, शुद्ध राष्ट्रीय आय को। शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास पहले से उपलब्ध हो चुका है हमें वो NDPAT-FC है, और जब NDPAT-FC से हमें NNPAT-FC पे जाना है तो क्या चेंज करना है बेटा, N से N, नेट से नेट जाना है, कोई चेंज नहीं होगा। डोमेस्टिक से जब हमें नेशनल के ऊपर आना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। घरेलू से हमें राष्ट्रीय पे जाना है तो क्या करना है, हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हमने इसमें जोड़ देना है। तो तीसरा प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं, और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें केवल NDPAT-FC में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ना था। तो NDPAT-FC की वैल्यू 260 करोड़ रुपए, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसकी वैल्यू -3 करोड़ रुपए है, और जब माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 260 करोड़ में से 3 करोड़ घटाएंगे तो 257 करोड़ रुपए ये वैल्यू हमारी राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना हमने करनी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें हमारा जो फॉर्मूला है वो वही NDPAT-FC इक्वल टू प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हमें प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट हमें मिला हुआ है बेटा, इसमें सीधा सीधा प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है 45, तो इसलिए हमने 45 ले लिया है। इसके बाद रेंट और रॉयल्टी को हमने देखना है, तो रेंट के रूप में हमें लगान जो है 10 करोड़ रुपए है, तो ये हमने 10 करोड़ रुपए जोड़ लिए। इसके बाद क्या रॉयल्टी भी गिवन है, हाँ रॉयल्टी भी गिवन है, रॉयल्टी है 15 करोड़ रुपए। इसके बाद हमने बेटा देखना है इंटरेस्ट, क्या हमें इंटरेस्ट मिला है, जी हमें इंटरेस्ट मिला है ब्याज के रूप में 20 करोड़ रुपए, तो 20 करोड़ ऐड कर लिया। इसके बाद मिक्स्ड इनकम क्या इसमें दी गई है, मिक्स्ड इनकम इसमें बेटा नहीं दी गई है, तो हम इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। उसके बाद आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, चूंकि हमें सीधा सीधा इसमें नहीं गिवन है तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। याद है कौन से 3 कंपोनेंट हमारे थे, नगद, मजदूरी एवं वेतन किस्म के रूप में भुगतान, और नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा में कितना अंशदान किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मजदूरी एवं वेतन ये डायरेक्ट बता दिया गया है किस्म के रूप में है या नगद रूप में, ऐसा अलग अलग नहीं दिया है, तो हम इसको सीधा ले लेंगे 170 करोड़ रुपए। और मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान ये है बेटा 10 करोड़ रुपए। इन सब वैल्यूज़ को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा NDPAT-FC आ जाता है 270 करोड़ रुपए। अब चूंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय किसे हम बोलते हैं, NNPAT-FC को, तो NNPAT-FC पे आना है और हमारे पास वैल्यू है NDPAT-FC ऑलरेडी। तो NDPAT-FC से किस प्रकार आएंगे, नेट से नेट जाना है, कोई चेंज नहीं होने वाला। डोमेस्टिक से नेशनल पे हमने आना है, डोमेस्टिक से नेशनल के ऊपर आना है तो हम क्या करेंगे बेटा, घरेलू से जब हम राष्ट्रीय की अवधारणा पर जाते हैं तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA को हम इसमें जोड़ देंगे। और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं है, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कोई चेंज नहीं है।
तो NDPAT-FC की वैल्यू हमारी आई थी 270 करोड़ रुपए और विदेशों से शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 3 करोड़ रुपए है। 270 प्लस 3 273 करोड़ रुपए। इस प्रकार हमारी जो शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाती है वो है 273 करोड़ रुपए। एक और सवाल के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा जो सवाल है, निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय का आकलन करें। कर्मचारियों का पारिश्रमिक 20 करोड़, प्रचालन अधिशेष 17,200 करोड़, मिश्रित आय 2,800 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 9,000 करोड़, निवल अप्रत्यक्ष कर 3,000 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान 3,500 करोड़। तो हमारा फॉर्मूला वही रहने वाला है बेटा, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हमने फॉर्मूला किया था तो बेटा एक चीज़ हमने ध्यान दी थी कि जब प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट ये तीनों चीज़ें एक साथ में जब जोड़कर बता दी जाती हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं प्रचालन अधिशेष, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस यानी इन तीनों की वैल्यूज जो हमें दी गई है वो 17,200 करोड़ रुपए गिवन है। तो इन तीनों को मिला के हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस 17,200 करोड़ रुपए। इसके बाद हमारा क्या बचा, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के रूप में हमें दिया गया है मिश्रित इनकम 2,800 करोड़ रुपए। इसके बाद में हमारा बचा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि हमें सीधा सीधा यहाँ पे गिवन है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये है बेटा 20,000 करोड़ रुपए। तो ये हमने ऐड कर लिया 20,000 करोड़। एक चीज़ इस प्रश्न में हमें जो उलझाने के लिए दी गई है वो हम देख पा रहे हैं बेटा, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान 3,500 करोड़ दिया गया है। हमने इसको ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने बात की थी जब हमें COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीधे सीधे दिया हुआ है तो हम उसके तीनों कंपोनेंट को अलग से नहीं जोड़ेंगे। इसलिए हमने कर्मचारियों का पारिश्रमिक 20,000 करोड़ इसकी वैल्यू ले ली है और सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो इस प्रकार 17,200 प्लस 2,800 और 20,000 करोड़ को जब हमने जोड़ा तो यह हमारी NDPAT-FC की वैल्यू जो है वो 40,000 करोड़ रुपए आ जाती है। चूंकि प्रश्न में हमसे राष्ट्रीय आय के लिए पूछा गया है, NNPAT-FC के लिए पूछा गया है और हमारे पास वैल्यू है NDPAT-FC। तो अब NDPAT-FC से हमें NNPAT-FC पे जाना है तो क्या करेंगे, N से N, नेट से नेट जाना है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, किंतु डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, घरेलू से राष्ट्रीय पे आना है तो हम NFIA को हम इसमें ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कुछ चेंज नहीं है और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट समान रहने वाला है तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो NDPAT-FC की वैल्यू हमारी 40,000 करोड़ रुपए और इसके अलावा हमें NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसकी वैल्यू 9,000 करोड़ दी गई है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 40,000 प्लस 9,000 ये हो जाएगा बेटा 49,000 करोड़ रुपए। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना हुई है 49,000 करोड़ रुपए। एक और सवाल हम फटाफट से देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आय विधि द्वारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की गणना हमने करनी है। हम दोनों को ही आय विधि के द्वारा ही करेंगे क्योंकि अभी हम आय विधि का फॉर्मूला कर रहे हैं। तो आय विधि का हमारा फॉर्मूला वही है NDPAT-FC इक्वल टू प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने देखना है प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे बेटा देख पा रहे हैं लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में 100 है और जब हम लाभ, ब्याज और लगान तीनों चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है बेटा, ये हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हमें दी गई है 100 करोड़। इसके बाद हमारा क्या बच गया, मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या हमें मिक्स्ड इनकम गिवन है? मिक्स्ड इनकम हमें दिया हुआ है, देखो 100 नियोजितों के मिश्रित आय 280 करोड़ रुपए, तो सीधा सीधा 280 करोड़ ले लिया। और इसके बाद हमारा बचा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का मुआवजा, ये भी हमें सीधा सीधा दिया गया है 240 करोड़। तो इस प्रकार हमारे पांचों कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं। तो ये हमारा बन जाता है 100 करोड़ प्लस 280 करोड़ प्लस 240 करोड़। तो ये हमारा आ जाता है बेटा 620 करोड़ रुपए। तो ये NDPAT-FC की वैल्यू आ गई है 620 करोड़। चूंकि प्रश्न में हमसे पूछा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू, तो मार्केट प्राइस पे जब हम काउंट करेंगे और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, NDPAT-FC है। जब हमें NDPAT-FC से GDPAT-MP पे जाना है तो NDPAT-FC से GDPAT-MP पे आने के लिए हमें सबसे पहले नेट से ग्रोस पे आना है। तो नेट से ग्रोस पे आने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं बेटा, डेप्रीशिएशन को यानी कि घिसावट व्यय को ऐड कर देंगे। दूसरा डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे आना है तो कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं है। अब हमें बेटा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है। चूंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं NDPAT-FC जिसकी वैल्यू 620 करोड़ रुपए है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद में डेप्रीशिएशन यानी कि हमारा घिसावट व्यय, जिसे हम स्थिर पूंजी के उपभोग के नाम से भी जानते हैं, इसकी वैल्यू है 40 करोड़ रुपए।
इसके बाद हमें चाहिए NIT की वैल्यू। NIT क्या होता है बेटा? NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और ये हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को जब हम आर्थिक सहायता को घटा देंगे तो हमारे पास NIT की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए अप्रत्यक्ष कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर के रूप में हमें वैल्यू दी गई है 90 करोड़ रुपए। इसमें से हमने घटाना है आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी को, जो कि है 10 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से NIT की वैल्यू हमारे पास आती है 80 करोड़। ये हमने 80 करोड़ यहाँ पे ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से GDP एट MP की जो वैल्यू आई है वो आई है 740 करोड़ रुपए। तो हमें जो प्रश्न में पहला पूछा गया था, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट MP, इसकी वैल्यू है 740 करोड़ रुपए। इसके बाद हमने निकालना है NNP एट FC यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय को। शुद्ध राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? NDP एट FC की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, जो कि है 620 करोड़ रुपए। तो NDP एट FC से जब हमें NNP एट FC पे आना है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल की अवधारणा के ऊपर आना है, तो हम क्या करते हैं बेटा? इसमें NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। तो शेष विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA माइनस का 5 करोड़ हमें दिया गया है। तो ये माइनस का 5 करोड़ जब हम इसमें ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 करोड़ हो जाएगा। तो 620 करोड़ में से जब हम 5 करोड़ घटाएंगे तो ये हमारे पास NNP एट FC की वैल्यू 615 करोड़ रुपए आ जाती है। इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय आय 615 करोड़ रुपए। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमने प्राइम के एक फॉर्मूले के माध्यम सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पा रहे हैं हम। तो इस एक शब्द प्राइम के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं? सभी सवालों को बहुत आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो एक छोटा सा शब्द याद रखना है प्राइम, जिसके माध्यम से हम नेशनल इनकम के इनकम मेथड के थ्रू सभी सवालों को हल कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के लिए भी हमारे पास बहुत आसान फॉर्मूले हैं, जिसके माध्यम से हम नेशनल इनकम के सभी सवालों को हल कर पाएंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सपेंडिचर मेथड और उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड के सभी सवालों को हल करेंगे। थैंक यू।